सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवां। श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो के कार्यक्रम कहानियों का कारवां में एक और कहानी लेकर हाजिर हूँ। मैं आपका दोस्त विनोद। आज आप सुनेंगे मनोज कुमार पांडे की कहानी जेब कतरे का बयान। ये कहानी ब्लॉग अनहद कलकत्ता से संभार ली गई है। आशा है कहानी आपको पसंद आएगी। तो सुनिए ये कहानी जेब कतरे का बयान। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। अभी आपकी एक आवाज पर मेरा कचुम्बर निकल गया होता, पर आपने बस मेरा हाथ पकड़े रखा। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि आप या तो लेखक हैं या पत्रकार। नहीं भी हैं तो आपके भीतर एक कलाकार का दिल धड़कता है। नहीं तो बताइए कि मैं आपका पर्स मारने वाला था और आप मुझे यहाँ मेरी पसंदीदा जगह पर बैठाकर बियर पिला रहे हैं। आपने एक थप्पड़ तक नहीं मारा मुझे। कैसे आदमी हैं आप? आजकल इतना भला आदमी होना भी ठीक नहीं। वैसे आपने बहुत अच्छा किया जो वहां पर शोर नहीं मचाया। मैं भीड़ की तलाश में ही दिल्ली आया था। भीड़ बचाती भी है और भीड़ मार भी देती है। पूरे 2 बार भीड़ बस मेरी जान ही ले लेने वाली थी। पहली बार इलाहाबाद में लक्ष्मी टॉकीज में पर्स उड़ाते हुए पकड़ा गया। इतनी मार पड़ी कि महीनों उठने का होश नहीं रहा। पर इसी के साथ मेरा डर भी खत्म हो गया, हमेशा के लिए। शुरू में बस 1-2 मिनट तक दर्द हुआ। हालांकि ये दर्द इतना भीषण था कि आज भी उसे याद करके कांप जाता हूँ। पर बाद में मैं किसी भी तरह के दर्द के एहसास से मुक्त हो गया। जब मुझे लोग लात घूंसों से मार रहे थे, मेरी हड्डियां तोड़ रहे थे, तो मैं उन्हें उन्हीं नजरों से देख रहा था जिन नजरों से वहां मौजूद तमाशाई इस सब को देख रहे थे। बाद में तो खैर मुझे इसका भी होश नहीं रहा। वो तो कहिए पुलिस आ गई, नहीं तो आपको ये कहानी कोई और ही बैठकर सुना रहा होता। भीड़ का जवाब भीड़ ही होती है। वहां इलाहाबाद में इतनी भीड़ नहीं थी। भीड़ की तलाश में मैं मुंबई चला गया। मुंबई लोकल, जिसके बारे में मुंबई का एक अखबार पहले ही पन्ने पर एक कोना छापता है, कातिल लोकल के नाम से, जिसमें छपता है 7 मरे 17 घायल। उसी लोकल में मेरा कारोबार चल निकला। पर जल्दी ही मेरे मौसेरे भाइयों ने मुझे पकड़ लिया और बहुत मारा। पीटना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, पर यह बात मुझे बहुत बुरी लगी कि वो मारते हुए मराठी में गालियां दे रहे थे। मुझे किसी ऐसी भाषा में गाली खाना बहुत बुरा लग रहा था जो मैं नहीं समझता। मुझे पता होना चाहिए था कि मुझे कौन कौन सी गालियां दी जा रही हैं, जिससे कि कभी मौका मिलने पर मैं उन्हें सूद समेत वापस कर सकता। जब आप मेरे धंधे में होते हैं तो आपको हमेशा मौके की तलाश में रहना पड़ता है, और तब पता चलता है कि मौके की कोई कमी नहीं है। हर कोई आपको मौका देना चाहता है। लोग बहुत दयालु हैं। वे नहीं चाहते कि आप भूखे रहें या कि दिन भर में आपको बियर की एक बोतल तक नसीब ना हो। जैसे अभी एक दिन सुबह से खाली हाथ भटक रहा था कि राजी चौक में विज्ञापन के लिए लगाई गई एक स्क्रीन पर ब्लू फिल्म चलने लगी। अब बताइए, ब्लू फिल्म आजकल कोई ऐसी चीज है जिसे यूं देखा जाए? पर लोग इस तरह से डूब कर देखने लगे कि जैसे जीवन में पहली बार देख रहे हो। कहीं तो वीडियो बना रहे थे। मैंने 1.5 मिनट के अंदर 2 लोगों की पर्स उड़ा ली। इस धंधे में धैर्य सबसे जरूरी चीज है। जरा सी जल्दीबाजी जानलेवा हो सकती है। मुझे भी ये बात धीरे धीरे समझ में आई। जब मैं इलाहाबाद से मुंबई के रास्ते दिल्ली आया तो दूसरी चीज मुझे साधनी पड़ी थी, वो धैर्य ही थी। पहली चीज दिल्ली की मेट्रो। शुरुआत में मेट्रो मुझे किसी दूसरी ही दुनिया की चीज लगती थी। मेट्रो स्टेशन पर ऊंची ऊंची बिजली से चलने वाली सीढ़ियां मुझे डरा देती। बहुत पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ रखा था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर एक छोटी सी लड़की इन सीढ़ियों में फंसकर चटनी बन गई थी। मैं इन सीढ़ियों में अक्सर खुद को फंसा हुआ देखता और मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती, कंपकपी होती। ऊपर से मुंबई और दिल्ली की भीड़ में भी बड़ा अंतर था। मुंबई में लोग जब भाग रहे होते तो लगता है कि वो किसी का पीछा कर रहे हैं,
जबकि दिल्ली की भीड़ इस तरह भागती दिखाई देती है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। खुशी की बात यह है कि मेरे लिए दोनों ही स्थितियां शानदार थी। दोनों ही स्थितियों में मेरे जैसों पर कोई नजर भी नहीं डालता था। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर सच यही है कि मेरे जैसों पर कभी कोई ध्यान नहीं देता। आपको पता है, मैंने पीएचडी कर रखी है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होते होते रह गया। फिर करीब 15 लाख रुपए उधार लेकर दरोगा बनने के लिए रिश्वत दी। रिजल्ट आता उसके पहले ही मामला कोर्ट चला गया। बीच में 2 सरकारें आईं और गई। अभी पता चला कि फिर से परीक्षा ली जाएगी। मेरे पास इतना समय नहीं था। मैं उन लोगों से मुंह छुपाते हुए भाग रहा था जिनसे मैंने उधार लिया हुआ था। भागते भागते पहले मुंबई पहुंचा और फिर एक दिन दिल्ली आ गया। दिल्ली में मेरा एक दोस्त था जो एक राष्ट्रीय अखबार में मुख्य संवाददाता और ऑफिस में बैठकर प्लास्टिक पीटा करता था। अभी थोड़ी देर में वो भी आ रहा होगा। बियर पीने और मिलने बैठने के लिए ये जगह हम दोनों की फेवरेट है। वो ना होता तो मेट्रो मुझे और डराती। जब शौचालय सीढ़ियों पर पांव रखने में मैं अकबका रहा होता, वो हाथ पकड़कर ऊपर खींच लेता। धीरे धीरे मुझे भी मजा आने लगा। बिना मेहनत के ऊपर पहुंच जाना भला किसे नहीं अच्छा लगता। फिर तो लाइफ इन ए मेट्रो शुरू हो गई। भीतर तरह तरह के लोग थे, पूरी दुनिया को ठेंगे पर रखते हुए एक दूसरे में डूबे लड़के लड़कियां। मैं उनमें अक्सर अपनी इच्छाओं को जी रहा होता। बुरे से बुरे समय में भी मैंने उन पर हाथ साफ करने की कोशिश कभी नहीं की, बल्कि कई बार तो मैं उन्हें छुप छुप कर इतने लाड से देख रहा होता कि अपने असली काम पर से मेरा ध्यान ही हट जाता। पर धीरे धीरे मैंने खुद पर काबू पा लिया। शो मस्ट गो ऑन। तब जो दुनिया मेरे सामने खुली वो मुझे कई बार अभी भी अचंभित करती है। मेट्रो में ज्यादातर लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था। हालांकि वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते, आंखों में पहचान का एक हल्का सा इशारा उभरता और गुम हो जाता। इसके बाद तो कानों में ठूसा हुआ स्पीकर था, तरह तरह का गीत संगीत था, डांस था, शॉर्ट फिल्में थी, कॉमेडी वीडियो थे, बाबाओं के प्रवचन थे, यूट्यूब पर चलने वाले धारावाहिक थे और भी ना जाने क्या क्या था। मेट्रो में घुसते ही लोग मेट्रो को भूल जाते थे और स्मार्टफोन में घुस जाते थे। मुझे बहुत दिनों तक इस बात पर भी अचरज होता रहा कि इसके बावजूद लोग उसी स्टेशन पर उतर पाते हैं जिन पर उन्हें उतरना होता है। जो लोग स्मार्टफोन से बचे थे वे अमूमन अंग्रेजी की सस्ती किस्म की किताबें पढ़ते दिखाई देते। ये एक साथ अपने अंग्रेजी जानने का प्रदर्शन और सुधारने की कोशिश थी। चेतन भगत ऐसे लोगों का शेक्सपियर था। पर ये तो कम उम्र के युवाओं की बात थी। अधेड़ कई बार राजनीतिक चर्चाएं कर रहे होते। एक राजनीतिक दल के सदस्य यात्रियों के रूप में मेट्रो में चढ़ते और जल्दी ही पूरे कोच को राजनीतिक अखाड़े में बदल देना चाहते। डिब्बे का तापमान बढ़ जाता। मेरे लिए ऐसी स्थिति हमेशा काम की होती जब लोगों के सिर गर्म होते। वो भी शिकारी थे, मैं भी। वो अनजाने ही मेरे संभावित शिकारों का ध्यान राजनीतिक और धार्मिक स्थितियों पर ले जाना चाहते और लोग जूझने लगते। जब मैं अपना शिकार चुन रहा होता तो वो पाता कि कई और दूसरे भी शिकार में लगे होते। कई अधेड़ इस तरह से मोबाइल में आंखें गड़ाए होते जैसे वो किसी बहुत गंभीर चीज में मुब्तला हैं और उनकी स्क्रीन पर सामने वाली लड़की की छातियां और टांगे दिख रही होती। कई हाथों में माला फेर रहे होते और उनकी लोलुप निगाहें उन किशोर किशोरियों पर फिसल रही होती जो पूरी दुनिया को भूलकर एक दूसरे में डूबे होते। इस सब के बीच कभी कभी दिखने वाले लोग बहुत ही पवित्र लगते जो प्रेमचंद, शरद या दोस्तोयेव्स्की पढ़ रहे होते। मैं मौका पाकर भी उन्हें छोड़ देता। दिल्ली मेट्रो का पूरा भूगोल समझ लेने के बाद मैंने राजू चौक, कश्मीरी गेट, मंडी हाउस या इंद्रलोक जैसे एक्सचेंज स्टेशनों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद इफ्को चौक, नोएडा सिटी सेंटर जैसी जगहें थी। वे सारी जगहें मेरे काम की थी, जहां भीड़ थी और लोगों का ध्यान अपने से ज्यादा गाड़ी पकड़ने पे था। इसके बाद इसमें कोई अचरज की बात नहीं थी कि उनमें से किसी का पर्स मेरी जेब में पहुंच जाता। लोगों को तुरंत पता ही ना चलता। कई बार पता चल भी जाता तो लोग इस तरह ठसाठस भरे होते कि उसकी समझ में ना आता कि वो किस पर शक करें। सबसे बुरी बात ये होती कि वो शक भी करते तो उन पर जो गरीब दिखते। मैं तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से टिप टाप में रहता हूँ। लोग धोखा खा जाते हैं। असल बात यह है कि वो धोखा खाते रहना चाहते हैं, वे खुद को बदलना नहीं चाहते। इसके बावजूद कभी लगे कि शक मुझ पर भी जा सकता है तो सामने वाला अपना शक जाहिर करे उसके पहले ही मैं खुद को शिकार घोषित कर देता हूँ। सामने वाले ने जैसे ही कहा कि अरे मेरा पर्स
5 सेकंड बाद मैं भी चिल्ला पड़ता, अरे मेरी घड़ी, जबकि मैं घड़ी कभी पहनता ही नहीं। टाइम देखने का काम मोबाइल से चल जाता है। वैसे भी मेरे धंधे में टाइम का कोई वादा नहीं। असली बात है धैर्य। बार बार टाइम देखने वाला तो शर्तियां पकड़ा ही जाएगा, पर कई बार मेरे जैसे लोग भी पकड़ लिए जाते हैं। आखिर आज आपने पकड़ ही लिया। ये अलग बात है कि आप बहुत ही शरीफ व्यक्ति हैं और मुझे बैठाकर बियर पिला रहे हैं। जानते हैं, जैसे लोग तरह तरह के होते हैं वैसे ही उनकी पर्स में। कामयाबी से हाथ साफ करने के बाद अगला काम पर्स को ठिकाने लगाना होता है। रुपये के अलावा उनमें तरह तरह के कार्ड्स, परिचय पत्र, तस्वीरें, पते, फोन नंबर, कॉन्डोम, आई पिल्स या अनवांटेड 72 जैसी गोलियां, शाम को घर ले जाने वाले सामानों की लिस्ट और कई बार चिट्ठियां भी। तमाम लोग अपनी अपनी आस्था के हिसाब से देवी देवताओं की तस्वीरें, तांत्रिक त्रिभुज या शुभ चिन्ह रखते हैं। तरह तरह के फूल, अभिमंत्रित धागे, कचनार या कि सभी की पत्तियां। यह अलग बात है कि इसके बावजूद उनका पर्स मेरे हाथ में होता और मैं इन सब को निकालकर बाहर करता। पर एक ऐसी चीज जिसे मैं कभी नहीं फेंक पाता। तस्वीरें फेंकते हुए मेरे हाथ कांपने लगते हैं। आपको भरोसा नहीं होगा, पर मेरे कमरे पर कई फाइलें उड़ाई गई पर्सों से प्राप्त तस्वीरों से भरी पड़ी हैं। मुझे अपने कारनामों का हिसाब रखने का कोई शौक नहीं, पर तस्वीरें पता नहीं क्यों मैं नहीं फेंक पाता। नहीं, मैं ईश्वर या देवी देवताओं वाली तस्वीरों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उन तस्वीरों की बात कर रहा हूँ जो मेरे द्वारा शिकार किए गए व्यक्तियों के प्रिय व्यक्तियों की होती है। बच्चे, पत्नी, प्रेमिका, किसी दोस्त या फिर माँ या बाप की तस्वीर। मैं उन तस्वीरों पर वो तारीख और जगह लिखता हूँ जहाँ से वे मेरे पास आई। खाली समय में मैं अक्सर उन तस्वीरों को निहारते हुए पूरा पूरा दिन बिता देता हूँ। काश कि वो तस्वीरें मैं कभी उन्हें वापस कर पाता जिन्होंने उन्हें संजो कर रखा हुआ था। मैं भी उन्हें उतने ही प्यार से अपने पास रखना चाहता हूँ। कई बार मैं उन तस्वीरों में गुम होकर उदास हो जाता हूँ। कौन है वो लोग? उनका उस व्यक्ति से क्या रिश्ता रहा होगा जिनका मैंने शिकार किया? तब मेरे भीतर एक बहुत ही बेसब्र इच्छा जोर मारती है कि मैं कभी उन लोगों से मिल पाऊं, उनसे अपने किए की माफी मांगूं कि मैंने उन्हें उस व्यक्ति से दूर कर दिया जो उन्हें इस तरह से अपने कलेजे से लगा कर रखता था। ये सब सोचते हुए कई बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कमाल की बात यह है कि शुरुआती दिनों के अलावा मैंने अपने शिकारों के बारे में कभी नहीं सोचा। ये साधने में थोड़ा वक्त जरूर लगा मुझे, पर मैंने कर लिया। आप पढ़े लिखे व्यक्ति लग रहे हैं। आपको देखकर ही पता चल जाता है कि आपके भीतर एक कलाकार छुपा हुआ है। आप बताएंगे कि वो तस्वीरें आज तक मैं फेंक क्यों नहीं पाया? अरे नहीं, उन लोगों का उधार मैंने अभी तक नहीं चुकाया। आप सोचेंगे कि अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, चुका क्यों नहीं देता? पर यह सच नहीं है। मेरे पास कई बार अगले दिन की चाय का भी पैसा नहीं होता। जो कमाता हूँ सब खर्च हो जाता है। आजकल वैसे भी लोग पर्स में भला कितने पैसे रखते हैं, और कभी हो भी गए तो भला क्यों चुकाने जाऊंगा? आप उन लोगों को नहीं जानते। वो मेरे ऊपर इतना ब्याज लाद देंगे कि उसे चुकाने के लिए मुझे डकैती ही डालनी पड़ेगी। यहाँ सब कुछ शांति से चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ इसी तरह चलता रहे। आज तो आप मिल भी गए और इतने इत्मीनान से बैठकर मेरे साथ बात भी कर रहे हैं। मैं बता नहीं सकता कि मैं अपने धंधे से कितना खुश हूँ। ये ना होता तो भला आप आज कैसे मिलते? देखिए, मैंने आपको अपनी पूरी आप बीती सुनाई। आप पुलिस नहीं है, अच्छे आदमी हैं, कलाकार हैं। पुलिस होती तो मैं दूसरी कहानी सुनाता। एक बार तो मैंने पुलिस को भी ऐसी कहानी सुनाई थी कि दो पुलिस वाले थे और दोनों ही इमोशनल हो गए। कहानियां अभी भी असर करती हैं, बस उन्हें नई और अनोखी और अविश्वसनीय होनी चाहिए। लोग अविश्वसनीय कहानियों पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। खैर छोड़िए, आज का पूरा समय तो आपको अपनी राम कहानी सुनाने में बीत गया। ये पहली बार है कि मैंने किसी पर्स को हाथ लगाया और वो अब भी वहीं मौजूद है जहां उसे नहीं होना चाहिए था। कम से कम एक बोतल बियर तो और पिलाते जाइए। शरीफ कहे जाने वाले लोग तो हर मोड़ पर चार टकराएंगे। आपने कभी किसी जेब कतरे के साथ बैठकर बियर पिया है? आप पैसे खर्च करें तो मैं थोड़ी और देर तक आपको ये मौका देने के लिए तैयार हूं। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे मनोज कुमार पांडे की कथा जेब कतरे का बयान। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं
तो अपने व्हाट्सएप अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। यूट्यूब पर सहकार रेडियो से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें। और हाँ, सहकार रेडियो की सदस्यता लेकर इसके संचालन में आर्थिक सहभागिता भी करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो ऐसे ही किसी और कहानी के साथ फिर मिलेंगे। फिलहाल मैं आपका दोस्त विनोद लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार। सहकार रेडियो पर आप सुन रहे थे कहानियों का कारवां।